अच्छा जी, नाउ लेट्स लुक एट द रोल ऑफ सीपीए इन पॉलिटिकल प्रोसेस। तो पहला सवाल ये है कि क्या ह्यूमन लाइफ को मोनेटाइज करना चाहिए कि नहीं। अब ज़ाहिर है ह्यूमन लाइफ इनवैल्यूएबल होती है, और उस कोई भी शख्स जो है वो ये हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ की कीमत ये है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कहते हैं स्टेटिस्टिकल लाइफ। यानी कि वो कितने जैसे फॉर एग्जांपल किसी की, अगर हमारे किसी पॉलिसी से किसी की जान बच जाती है तो उसकी क्या वैल्यू है। अब उसको ये कह देना कि उसकी इनफाइनाइट वैल्यू है, तो उससे क्या होगा कि फिर जब आप किसी पॉलिसी में एक भी जान बचने का चांस होगा तो फिर वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था कि इस तरह की डिस्कशन तकरीबन 700-800 साल पहले इंग्लैंड में हुई थी। जब और उस जमाने में एक ताउन फैला था, तो 80-90 पाउंड इस तरह वैल्यूएशन की गई थी, जो उस जमाने आजकल के ज़माने में मिलियन पाउंड के बराबर है तकरीबन। तो ये एक्चुअली किसी की लाइफ पे को वैल्यू नहीं करते, बल्कि एक स्टेटिस्टिकल लाइफ का कॉन्सेप्ट है। और आप देखें और करें अगर आप, तो जब आप रोज़ कहीं तेज़ गाड़ी चला रहे होते हैं, आपको पता होता है कि रिस्क है, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, तो क्या आर यू काइंड ऑफ प्रेफरिंग रीचिंग समवेयर 5 मिनट्स अर्लियर ओवर योर लाइफ। एक्चुअली ऐसा तो नहीं होता ना। आप अपनी लाइफ को वहाँ पे मोनेटाइज तो नहीं कर रहे होते कि मैं जो आगे जाके मुझे 5 मिनट बच जाएंगे वो मेरी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या आप जब अनहेल्दी खाना खा रहे होते हैं, फ्राइड चिकन खा रहे होते हैं आप या कुछ और, तो आप ये थोड़ी कह रहे होते हैं कि मुझे ये जो 5 मिनट का मज़ा मिल रहा है ये मेरे और मेरे साथ मेरे बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी वाइफ बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता। लेकिन आपको बहरहाल जब आप कहीं पब्लिक पॉलिसी में इस तरह के डिसीजंस करने लगते हैं तो यू हैव टू कम अप विद अ फिगर, ताकि आप प्रैक्टिकली किसी चॉइस को दूसरी चॉइस से बेहतर या कमतर कह सकें। दूसरा सवाल ये है कि सीबीए चूंकि एक सिंगल गोल इम्पोज करने की कोशिश करता है, एफिशिएंसी के गोल को, तो क्या इससे डेमोक्रेसी अंडरमाइन नहीं होती कि हर वक्त एफिशिएंसी एफिशिएंसी। अब ये तो बात लॉजिकल नहीं है ना, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, कुछ लोग कम एफिशिएंट होते हैं। पीछे हमने जब हम विलिंगनेस टू पे की बात कर रहे थे, वहां भी हमने देखा कि ऑलरेडी किसी का वेल्दी होना वगैरह किस तरह फर्क डालता है इन चीज़ों पे। तो क्या ये सही है एफिशिएंसी को एज अ सिंगल गोल इम्पोज करना? क्या ये अनडेमोक्रेटिक नहीं है? तो अगर अगर तो ऐसा होता कि सोसाइटी परफेक्ट होती, चीज़ें ठीक चल रही होती, तो फिर तो ऑब्वियसली अनडेमोक्रेटिक था। लेकिन एक्चुअली सीबीए होता ही तब है जब कहीं मार्केट फेलियर हो जाए या गवर्नमेंट फेलियर हो जाए, यानी वहाँ पे एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ जाए, तब हम सीबीए करते हैं। तो इन द ये सवाल इट्स काइंड ऑफ देन रिडंडेंट क्वेश्चन, क्योंकि एफिशिएंसी एज अ सिंगल गोल इम्पोज नहीं की जा रही, बल्कि उसकी ज़रूरत पड़ गई है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट फेलियर और मार्केट फेलियर। अब कुछ लिमिटेशन सीबीए की हमने पहले भी डिस्कस की थी यहाँ पे, वो एक और एंगल से हम देख रहे हैं कि पहली लिमिटेशन ये है कि दिस अ टेक्निकल लिमिटेशन, क्योंकि मुमकिन ही नहीं है कि आप क्वांटिफाई करके हर इम्पैक्ट को एज कॉस्ट एंड बेनिफिट और फिर उसको मोनेटाइज भी करें। दिस इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। और इवन अगर आप काफ़ी कुछ कर भी लेंगे 60-70% भी, तो उसकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि सीबीए की कॉस्ट ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट तक पहुंच जाएगी। तो दिस इज अ टेक्निकल लिमिटेशन। दूसरी चीज़ ये कि जब एफिशिएंसी के अलावा और गोल भी हों, यानी सिर्फ एफिशिएंसी का मतलब परेटो एफिशिएंसी या पोटेंशियल परेटो एफिशिएंसी की के एंगल से मैं बात कर रहा हूँ, कि उसके अलावा भी हों आपकी पॉलिसी के गोल्स, तो फिर नेट बेनिफिट जो है वो इट्स नॉट अ ग्रेट क्राइटेरिया, क्योंकि नेट बेनिफिट तो है ही बेसिकली एफिशिएंसी का क्राइटेरिया है, परेटो एफिशिएंसी या पोटेंशियल परेटो एफिशिएंसी का।
तो ऐसे केसेस में जब नेट बेनिफिट प्रॉफिट क्राइटेरिया नहीं भी है डिसीजन रूल के तौर पे, तब भी सीबीए इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल यार्डस्टिक फॉर कंपेयरिंग ऑल्टरनेट्स। यानी आप सीबीए को टोटली ना भी इस्तेमाल करें तब भी सीबीए एज अ पार्ट आपके लिए बहुत यूजफुल होगा किसी भी चीज को एनालाइज करने में, जब आपके पास दो ऑप्शंस होंगी। ऐसे केसेस में अब हम क्यों कह रहे हैं कि एफिशिएंसी के अलावा भी गोल्स हो, क्योंकि हम इससे ऊपर वाली लाइन में कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिनको हम मोनेटाइज या क्वांटिफाई नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब है कि पोटेंशियली तो वो हो सकती हैं लेकिन होंगी नहीं। होंगी नहीं, इसका मतलब इस इट इम्प्लाइज के एफिशिएंसी के अलावा भी कुछ और गोल्स फिर हमें रखने पड़ेंगे, क्योंकि चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं। तो फॉर एग्जांपल पॉवर्टी एलिविएशन बहुत सी पॉलिसीज का गोल होता है। फॉर फॉर एग्जांपल लोगों को डायरेक्टली पैसे रिडिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे हमने बात की थी सेहत कार्ड और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पे इन नेट बेनिफिट्स के केस में एफिशिएंसी की शक्ल में उसको शायद प्रूव नहीं किया जा सकता, लेकिन वो इट्स एन इम्पोर्टेंट गोल जो आपको रखना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में भी सीबीए बहुत काम आता है, क्योंकि सीबीए बहरहाल ऑल्टरनेट्स को कंपेयर करने का एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है। अच्छा जी, कुछ केसेस में जैसे पीछे हमने कहा कि सीबीए अगर नहीं अप्रोप्रिएट तो और कोई क्राइटेरिया यूज करें, तो वो क्या हो सकते हैं पॉसिबली। तो इफ इम्पैक्ट्स कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड, तो फिर हम एक क्वालिटेटिव सीबीए कर सकते हैं। या ऐसे केसेस में जहाँ पे कोई पर्टिकुलर इम्पैक्ट है, एक आध इम्पैक्ट है जिसको मोनेटाइज नहीं किया जा सकता, तो आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस करते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं दोनों, इनको क्विकली देखते हैं। क्वालिटेटिव सीबीए में आप क्या करते हैं कि यू मोनेटाइज एज मैनी इम्पैक्ट्स एज पॉसिबल। यानी सबको नहीं मोनेटाइज कर सकते, लेकिन जितने कर सकते हैं उतनों को करें। देन मेक क्वालिटेटिव एस्टिमेट्स ऑफ द रिमेनिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। यानी जिनके नहीं कर सके आप, उनके क्वालिटेटिव एस्टिमेट्स लगाएं। जैसे हमने पीछे बात की थी कि ह्यूमन लाइफ को तो किसी ना किसी तरह आप क्वांटिफाई कर लेंगे, एक्सीडेंट्स को भी किसी ना किसी तरह क्वांटिफाई कर लेंगे, लेकिन वो जो मोटरवे पे ड्राइव करते हुए खुशी होती है कि हमारे मुल्क में भी एक अच्छी मोटरवे है और हम एक साफ सुथरी जगह पे रूल्स के मुताबिक सब ड्राइव कर रहे हैं, तो उसको मोनेटाइज करना शायद बहुत मुश्किल हो। तो उसको आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं। The analyst can also utilize estimates found in other CBAs if short on times or resources। यानी कि जिसको हमने पीछे कहा था कि प्लगइन्स मौजूद होते हैं पुराने, कहीं सीबीए हुआ हुआ है तो उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो ले सकता है एनालिस्ट। इवन इफ द इम्पैक्ट इज नॉट मोनेटाइज्ड, द एनालिस्ट शुड क्वांटिफाई इट न्यूमेरिकली। यानी अगर उसको पैसे की टर्म्स में नहीं भी आप कर रहे, फिर भी कोशिश करें कि उसको किसी नंबर्स की टर्म में कर लें। यानी फॉर एग्जांपल आप हाइक करते हैं इस्लामाबाद में, तो आप उससे आपको कितना नेट बेनिफिट होता है। तो अब प्रॉबली आप उसको पैसे के टर्म्स में शायद ना बता सकें या कोई एनालिस्ट ना बता सके, लेकिन क्या हम उसको किसी नंबर के टर्म्स में बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हम बता सकते हैं कि कितनी देर मैंने एक्सरसाइज की, तो डेफिनेटली बता सकते हैं, आधा घंटा पौना घंटा। तो किसी ना किसी तरह उसको न्यूमेरिकल क्वांटिफिकेशन कर लेनी चाहिए, अगर मॉनेटरी क्वांटिफिकेशन नहीं भी हो सकती। The degree of accuracy in these estimates will depend on the cost of obtaining them। अब इन सारे एस्टिमेट्स में आप कितना एक्यूरेट हैं, ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि इस डेटा को या उन नंबर्स को अटेन करने में आपके पैसे कितने लगते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं ऑब्वियसली फिर आप कुछ एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, अगर ज़्यादा नहीं लग रहे तो आप ज़्यादा एक्यूरेट हो सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव सीबीए है। अब देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस क्या चीज़ है। दिस कैन बी यूज्ड इफ मेजर बेनिफिट्स कैन बी क्वांटिफाइड बट नॉट मोनेटाइज। जिस तरह हमने पीछे कुछ एग्जांपल्स देखी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनको हम शायद मोनेटाइज नहीं कर सकते लेकिन क्वांटिफाई कर सकते हैं।
पॉलिसीज कैन देन बी रैंक्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यानी फॉर एग्जांपल ऐसी पॉलिसी जो कि आपको अच्छी ड्राइविंग की खुशी आधा घंटा दे रही है और दूसरी अच्छी ड्राइविंग की खुशी पौना घंटा दे रही है, तो पौने घंटे वाली आपको हायर आप उसको रैंक कर सकते हैं। It does not, however, allow the analyst to conclude that the highest ranked policy contributes to greater efficiency. यानी आप आप ज़्यादा अब ये तो कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर टर्म्स में, फॉर एग्जांपल पीछे हमने जो बात की उसमें टाइम की टर्म्स में हमने कह दिया कि ज़्यादा वो अच्छी रोड पे ड्राइव कर रहा है, लेकिन क्या वो ज़्यादा ग्रेटर एफिशिएंसी भी आ रही है, ये एनालिस्ट नहीं कंक्लूड कर सकता। जो जो कि वो कंक्लूड कर सकता था इन केस ऑफ नेट बेनिफिट्स क्राइटेरिया या सीबीए के केस में। अब पॉलिसीज को दो तरह से एनालिस्ट एवेल्युएट कर सकता है। पहली ये कि जो आपके पास जितने भी पैसे कॉस्ट है, फर्ज करें 100 रुपये लग रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स उससे ले सके। और दूसरा ये हो सकता है कि उस वो इम्पैक्ट्स को कहे कि मैंने 100 इम्पैक्ट्स लेने, फॉर एग्जांपल $500 के बराबर के इम्पैक्ट लेने एट द लोएस्ट कॉस्ट, या लोगों को 2 घंटे की इंजॉयबल ड्राइव देनी है एट द लोएस्ट कॉस्ट। तो इन दोनों में से कोई एक आप तरीका अख्तियार कर सकते हैं जर्नलिस्ट के, या कॉस्ट को स्पेसिफाई कर दें, अ, या कॉस्ट इम्पैक्ट को स्पेसिफाई कर दें। और फिर जब इम्पैक्ट स्पेसिफाई हो तो कॉस्ट को लोएस्ट बनाने की कोशिश करें, जब कॉस्ट स्पेसिफाई हो जाए तो इम्पैक्ट को, पॉजिटिव इम्पैक्ट को ग्रेटेस्ट बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब सीबीए जो है, हाउ रेलेवेंट इज इट व्हेन गोल्स अदर देन एफिशिएंसी मैटर। अब सीबीए का क्या है कि ये तो डिपेंड ही, यानी ये बना हुआ ही वैल्यू और ये एफिशिएंसी पे है। इसका पूरा केस ही एफिशिएंसी का है, परेटो एफिशिएंसी का या पोटेंशियल परेटो एफिशिएंसी का। लेकिन जब एफिशिएंसी इज नॉट द ओनली गोल, और व्हेन इम्पैक्ट्स कैन नॉट बी मोनेटाइज्ड, तो वहाँ पे आप मल्टी गोल एनालिसिस इस्तेमाल करते हैं। और if only efficiency and equality of outcome is important, तो फिर उस केस में आप डिस्ट्रीब्यूशनली वेटेड सीबीए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक तरफ मोनेटाइजेशन नहीं हो पा रही या एफिशिएंसी इज नॉट द ओनली गोल, तो वहाँ पे आप मल्टी गोल एनालिसिस, क्योंकि गोल ज़्यादा है ऑब्वियसली, तो मल्टी गोल एनालिसिस आप यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी केस में आप इक्वालिटी ऑफ आउटकम को एफिशिएंसी के साथ साथ आपका गोल है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशनली वेटेड सीबीए इस्तेमाल करते हैं। यानी इक्वालिटी करनी है एक अमीर और गरीब आदमी के दरमियान, तो फिर गरीब आदमी के इंटरेस्ट को कोई एडिशनल वेट देंगे आप, तब इक्वालिटी आएगी। यानी मेरे पास थे ही 100 रुपये, और मेरी आपने विलिंगनेस टू पे 100 रुपये काउंट कर ली, और आपके पास 1 लाख रुपए थे और अपनी भी 100 रुपये काउंट कर ली, तो फिर मेरे 100 रुपये को आप कोई एडिशनल वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वालिटी आएगी। तो इन दोनों को देखते हैं ये क्विकली, ये क्या चीज़ें हैं। मल्टी गोल एनालिसिस, ऑल पॉलिसी alternatives should be compared in terms of all the relevant values। यानी अ, अगर आपने सर्टन क्वालिटेटिव चीज़ें रखी हैं या नॉन मॉनेटरी गोल रखे हैं, तो फिर तब पॉलिसी ऑल्टरनेटिव्स के वो गोल आपने एनालाइज करने। एनालिस्ट मस्ट मूव फ्रॉम वैल्यूज to general goals to specific objectives that can be used to evaluate alternate policies। यानी वैल्यू से शुरू करें, फिर जनरल गोल बनाएं, और फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करें तमाम ऑल्टरनेट्स के लिए। इवेल्युएट ईच ऑल्टरनेटिव विद रिस्पेक्ट टू ईच ऑब्जेक्टिव। यानी जो आपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स तक आप पहुंच गए, पहले वैल्यूज से चले फिर जनरल गोल तक, तो हर एक को फिर उसके अगेंस्ट एनालाइज करें। एज no one policy is likely to be best in terms of all objectives, the analyst can only make a recommendation using trade-offs। तो अब चूंकि यहाँ पे स्पेसिफिकेशन है ही नहीं, एफिशिएंसी मेजर गोल या वाहिद गोल नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर कोई एक पॉलिसी जो है वो सब पे टिक नहीं करेगी। दैट वाज द होल आइडिया
तो फिर एनालिस्ट यहाँ पे जो है रिकमेंडेशन ट्रेड ऑफ्स के साथ बताएगा। यानी जब हमने पीछे बात की थी ना कि सेंसिटिविटी एनालिसिस जब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए तो एनालिस्ट पर्टिकुलर रिकमेंडेशन देने के बजाय रिजल्ट सामने रख देता है और सेंसिटिविटी एनालिसिस भी सामने रख देता है। तो इस केस में भी एनालिस्ट वही करेगा कि वो ट्रेड ऑफ सामने बता देगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कौन कौन से ऑल्टरनेट के को अगर आप लेंगे तो। दूसरी चीज डिस्ट्रीब्यूशनली वेटेड सी भी है। तो net benefits are calculated for each of several relevant groups distinguished by income, wealth और some other factor। यानी आप नेट बेनिफिट्स जो है वो जनरली कैलकुलेट नहीं करेंगे बल्कि उनके अंदर स्टैक्स बनाएंगे रेलेवेंट ग्रुप्स के, जो शायद इनकम के बेस पे हो या किसी और बेस पे हो सकते हैं, वेल्थ के बेस पे हो सकते हैं। The net benefits are then multiplied by a weighting factor and then summed and ranked। यानी आप उन 100 रुपए एक बंदे के दूसरे 100 रुपए के बराबर नहीं रखेंगे, बल्कि जो आपने फैक्टर डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स रखे थे तो उसमें जो भी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स आता है उसकी बेस पे फिर आप कोई वेट देंगे उस ग्रुप को या उस इंडिविजुअल को या जो भी अ, आपने आपने स्टैक्स बनाए, डिपेंडिंग के आप वो एनालिस्ट खुद डिसाइड करेगा कि कौन सा ग्रुप अंडर रिप्रेजेंटेड या उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसको वो वेट दे देगा। इस केस में चैलेंज जो है, वेट इटसेल्फ एक चैलेंज है। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ को आपने एक का वेट दे दिया और उसके अपोजिंग दूसरी चीज़ को 1.5 का वेट दे दिया, तो उसकी वैल्यू एकदम फिर 1.5 गुना बढ़ जाती है। अब आप 1.5 देंगे या 1.8 देंगे, 1.8 देंगे तो 180% बढ़ जाएगी। तो ये नंबर टू कम अप विद द नंबर ऑफ वेट एक और कंट्रोवर्शियल चीज होती है। ऑलमोस्ट ऑलवेज जब भी आप एक मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो किसी चीज को वेट क्या दिया जाए वो टोटली पूरी गेम को चेंज कर देता है। तो ये चीज भी हमेशा फिर कंट्रोवर्शियली रहती है, क्योंकि जब आप देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर पॉलिसी अप्रूव हो गई है तो यू रियलाइज कि उसमें पर्टिकुलर उस फलानी चीज को ज्यादा वेट दिया गया था, उसकी वजह से वो अप्रूव हो गई है। अब मल्टीवेटेड क्राइटेरिया का मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया कि उसमें जो वेट का डिसीजन ही सबसे कंट्रोवर्शियल इशू होता है, और फिर उसकी इस assumptions पे भी आप वो वेट देते हैं उससे लोग डिससेटिस्फाइड रहते हैं। अ, तो फिर उसका इलाज कुछ लोगों ने ये बताया कि मल्टी गोल एनालिसिस कर लिया जाए वेटेड वेटेड क्राइटेरिया के बजाय। कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस जो है वो इट इट मे आल्सो बी मोर रीजनेबल अप्रोच टू अ डिस्ट्रीब्यूशनली वेटेड सीबीए। तो डिस्ट्रीब्यूशनली वेटेड सीबीए जो है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज uh, एक कंट्रोवर्शियल अप्रोच होगी, क्योंकि जब जो भी पॉलिसी जीत जाएगी, फर्स्ट आ जाएगी, तो उसके वेट को फिर लोग क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्यों इस पर्टिकुलर ग्रुप को ज़्यादा वेट दे दिया था, आपके वेट देने की वजह से ही ये uh, ऊपर आ गया। और पीछे हमने इस चीज़ पे बहुत डिस्कशन की थी कि जब आप ये एक बहुत ही फाइन बैलेंस होता है जब आप ऐसे ग्रुप को वैल्यू देते हैं ज़्यादा जो कि एफिशिएंट होता है, वो ऑलरेडी उसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं। उससे होता है क्या है कि वो फिर और एफिशिएंट हो जाता है और उसके पास और ज़्यादा पैसे आ जाते हैं, और अमीर और गरीब का डिफरेंस बहुत बढ़ जाता है। दूसरी और गरीब जो है वो फिर उसके उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ और ज़राए कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप गरीब को या दूसरी साइड को ज़्यादा वेट देना शुरू कर दें तो फिर लोगों में काम करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। वो कहते हैं हम भी गरीब बन जाते हैं, फिर हमें भी स्टेट पैसे दे। और फिर एक वक्त आता है कि चूंकि स्टेट ने तो अमीरों से ही लेने होते हैं पैसे, वहीं से उठाने होते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं और स्टेट फिर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकती। तो दोनों केसेस में फिर एक फाइन बैलेंस के साथ हमेशा पॉलिसी मेकर्स को चलना पड़ता है। थैंक यू जी। दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर 2
और इस कंक्लूजन ऑफ चैप्टर 2 के साथ ही यू पीपल आर नाउ all set. You have enough knowledge to select your topics for the project that we doing for uh, this particular course. इसके बारे में हम मजीद इंशाल्लाह Q&A सेशन में डिस्कस करेंगे.